आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है, यूपी में कमाल कर दिया है, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे बोले सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एनडीए को 292 सीटें और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हासिल हुई हैं। तो एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है, तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खेमे में 234 सीट हासिल करने के बाद जोश आई है और कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों से बातचीत कर जोड़ तोड़ में जुट गई है ताकि सरकार बनाई जा सके। कल तो यह खबर भी आई थी कि कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही नेता किंग मेकर की भूमिका में है। जी हां, और आइए अब आपको बताते हैं कि आज इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या रहने वाला है। जल्दी से एक नजर डालते हैं। सभी सहयोगी दलों की बैठक होनी है, बड़ी बैठक है ये, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि 292 का आंकड़ा एनडीए के पास है, बहुमत से कहीं ज्यादा, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ है, 272 से कम सीटें आई। बिल्कुल, देखिए सरकार बनाने का दावा कर रहा है विपक्ष, जो नंबर्स हैं उनके पास, और सभी कांग्रेस सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और इस पर आगे बैठक में मंथन किया जाना है। तो पाले में लाने की कोशिश की हम बात कर रहे थे। देखिए दो बड़े चेहरे इस वक्त जिस पर नजर है विपक्ष की, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर अपनी सीटें उन्होंने बिहार में मेंटेन की हैं, लेकिन अब इन दोनों पर विपक्ष की नजर है। सब बिल्कुल, और कल ही ये खबर आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी भी डोरे डाल रही है इन दोनों नेताओं पर, और उधर बीजेपी की आला नेतृत्व ने भी इनसे बात की है। फिलहाल तो इनका रुख यही नजर आ रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में। इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने पर बोले राहुल गांधी, साथ ही दलों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा और आज की बैठक में इसे लेकर फैसला हो जाएगा, ये कहा है राहुल गांधी ने। We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए हम एक कोलिशन के भाग हैं, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी की और पूरे इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? जो आंकड़े हैं सीटों के, वो सीधे तौर पर इस बात का जनादेश कि विपक्ष में रहना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से आवाज ये उठ रही है कि सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पर आगे बढ़कर कदम नहीं उठाना चाहती है। वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल की पार्टी, ये लोग मिलकर के कोई फैसला करें जिस पर कि कांग्रेस पार्टी अपनी राय रखे। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शरद पवार नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, वहीं रेवंत रेड्डी और अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों दलों पर डोरे डाल रहा है अलायंस। और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल पीएम पद चर्चा हो जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए, तो तमाम सहयोगी दलों का ये मानना है कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जो तमाम फैसले हैं मोदी सरकार के पिछले उनको पलटा जा सके। लेकिन इतनी राह आसान नहीं है। कांग्रेस जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हुए दिखना नहीं चाहती है, इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज शाम को 6 बजे जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन अंदर खाने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार डोरे डालने की कोशिशें जारी है नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू पर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।
और आज जब मोदी कैबिनेट 2.0 की आखिरी बैठक है, पीएम की उपलब्धियों पर प्रस्ताव संभव है। आज पीएम मोदी इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू को आज सौंप सकते हैं इस्तीफा, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो देखिए, तो आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है और मुमकिन है, संभव है कि आज पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपकर 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करें, ताकि नई सरकार यानी मोदी 3.0 का रास्ता साफ हो जाए। वहीं कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है, यह खबर भी आ रही है। इन सब के बीच तीसरी जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कल पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए, जैसे विकसित भारत का संकल्प एक बार फिर दोहराया गया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प को और मजबूत करने की बात कही गई, किसान और गरीबों के उत्थान का भरोसा दिलाया गया। और आगे आपको बताएंगे एनडीए को बहुमत के बाद जब पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो क्या संदेश दिया। लेकिन पहले एनडीए खेमे से एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली में आज एनडीए सहयोगियों की बैठक, बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को दिल्ली बुलाया। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश को बैठक का न्योता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद संबोधन में एजेंडा क्लियर कर दिया कि वो अपना तरीका नहीं बदलेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। और देखिए, हर तरफ यही बात चल रही है कि कसर कहां रह गई, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तो एक नजर उस पर भी डालते हैं। नॉर्थ फैक्टर की बात करते हैं। उत्तर भारत का फैक्टर 2019 के मुकाबले 1.82 नए चेहरों को, यानी कि एक एवरेज हम बता रहे हैं, इतने नए चेहरे को टिकट दिया गया और 54 सीट का घाटा हुआ, यानी कि जिन नए चेहरों पर दांव लगाया गया वो कामयाब नहीं रहा। अब राम मंदिर के मुद्दे की बात करें तो यह भी बात सामने आ रही है कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, खासकर उत्तर प्रदेश में। और स्थिति तो यह है कि अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई बीजेपी। जाट किसान की बेरुखी, किसान आंदोलन लंबे समय से चलता रहा इस दूसरे कार्यकाल में और इसका भी असर देखने को मिल रहा है। पिछड़े वोटर्स से दूरी भी नजर आई। आनंद पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने अब तक जो कहा, अब तक जो समझा नतीजों को, उसमें क्या संदेश दिखाई दे रहा है कि कसर कहां रह गई, कमी कहां रह गई? बिल्कुल, जो बीजेपी की कल जो शुरुआती एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निकल के आया कि अपने ही लोगों ने, यानी कि बीजेपी के लोगों ने बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को हराने का काम किया और सीधा उसका जो पहला इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश में दिखा। और उत्तर प्रदेश में भी खासतौर पर पूर्वांचल पे, जहाँ पे बीजेपी की भारी दुर्गति हुई है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पूर्वांचल में आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो असेसमेंट है उसके मुताबिक जो स्थानीय मुद्दों पर, ज्यादातर चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया, स्थानीय कैंडिडेट्स को देखा गया और साथ ही साथ जात के आधार पर भी वोटिंग हुई बीजेपी को, लगता है जिसके चलते बीजेपी की सीटें कम रही। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल जो है वो बड़े फैसलों का रहेगा, करप्शन पे चोट की जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इस बार जो सत्ता की चाबी जो है जेडीयू और टीडीपी के हाथ में है और यही वजह है कि आज एनडीए की बैठक में जो 4 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर रखी गई है, एक तरह से पूरा जो एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा जताएगा और ये उम्मीद, ये उन पर भरोसा जता के ये कहेगा कि अगर देश का विकास चाहिए, जनता का हित चाहिए, भ्रष्टाचार पर अगर चोट करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ही कर सकता है। बिल्कुल, तो इस तरफ मोदी 3.0 की तैयारियां हो रही हैं, एनडीए ये बताने की कोशिश में कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं, और उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना चाहिए, यह कह दिया है उद्धव ठाकरे ने। देखना होगा कि उनकी मीटिंग में भी क्या होता है। पीएम मोदी पर विपक्ष ने करारा हमला किया है। संजय राउत बोले, जनता का मोदी को यह फेयरवेल है। ममता बनर्जी ने कहा यह मोदी की नैतिक हार है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। और एनडीए से जुड़ी इस वक्त की बहुत अहम खबर, एनडीए बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बहुमत मिलने के बाद आज दिल्ली में होनी है एनडीए की बैठक। तो ये बहुत अहम खबर, आज एनडीए की बैठक, और इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार शामिल होंगे। और देखिए, एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। ये एक अहम खबर और आ रही है, सुबह 11 बजे पटना से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। आज दिल्ली में होगी एनडीए की बैठक, और जिन दो नेताओं पर सबकी नजरें हैं उनमें से एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों ही नेता कुमार अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और इन पर नजरें आज होंगी कि क्या वो एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से डोरे तो डाले जा रहे हैं इन दोनों नेताओं पर। निश्चित रूप से समीर, दोनों नेता संजीवनी है एक तरीके से एनडीए के लिए, और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में एनडीए का जिक्र किया, उससे साफ था कि यह बताना चाहते थे कि हमारा पूरा गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी कई बार राजनीतिक वजहों से यह जाने जाते हैं कि कभी पलट जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि कल दिन भर खबरों का दौर चलता रहा कि शरद पवार से लेकर तमाम नेताओं ने उनसे बात करने की कोशिश की या बात की। हालांकि इन सब पर पूर्ण विराम एक तरीके से लगाया। जेडीयू की तरफ से बार बार यह मैसेज दिया गया कि एनडीए के साथ है, मतलब जेडीयू। आज जो है तकरीबन 10:30 बजे नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार का बैठक में शामिल होना इस बात का इंडिकेशन है कि अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक अगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं जाते तब कई तरह के कयास लगाए जा सकते थे। याद होगा समीर, जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन था तो उस नॉमिनेशन में नीतीश कुमार नहीं आए थे अपने स्वास्थ्य की वजह से। तो उस समय कई तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी थी कि ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार बनारस नहीं आए। बिल्कुल, और ऐसे में इन दोनों नेताओं पर सबकी नजरें होंगी। नजर बनाकर रखिएगा। कुमार कुंदन आपसे हर जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। तो शाम 4 बजे एनडीए की ये बैठक मुमकिन है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मौजूद रहेंगे। और बात राहुल गांधी करें तो रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है, और रायबरेली से 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। वायनाड से 3,60,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कौन सी सीट राहुल गांधी अपने पास रखेंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और आइए, राहुल गांधी की बात हो रही है तो आपको दिखा देते हैं कि वो अपनी दोनों सीटों पर कितने वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी की बम्पर जीत कहा जा सकता है इसे दोनों ही सीटों पर। सबसे पहले रायबरेली की बात करते हैं। 3,90,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है, और वायनाड में भी आंकड़ा लगभग वही है। बिल्कुल, वायनाड की बात करें 3,64,422 वोटों से जीत की है, यानी कि लगभग 3.25 लाख की बात करें अगर दोनों को देखें तो ऑन एवरेज दिखाई देता है कि इस अंदर से उन्होंने जीत दर्ज की है दोनों सीटों से। और राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की है, लेकिन वो कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी अपने पास रखेंगे, इस बारे में राहुल ने खुद एक वीडियो जारी करके संदेश दिया है, मैसेज दिया है। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया
भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। तो देखिए, मैं तो दोनों जगहों का सांसद रहना चाहता हूं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक सीट तो छोड़नी ही होगी। लेकिन हमारे पास ये बड़ी खबर आ रही है कि रायबरेली सीट को चुन सकते हैं राहुल गांधी। ज्यादा वोट वाली सीट से तय होगा फॉर्मूला। और जीत का बड़ा अंतर कहां पर नजर आ रहा है? रायबरेली में। अगर वायनाड से तुलना की जाए तो 1999 में सोनिया गांधी ने यही फॉर्मूला अपनाया था। राहुल गांधी को रायबरेली में वायनाड से ज्यादा वोट हासिल हुए। तो सवाल यही है कि कौन सी सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। रायबरेली की अगर हम बात करें तो देखिए, रायबरेली और वायनाड सीट पर राहुल गांधी के परिवार में चर्चा चल रही है। जहां से ज्यादा वोटों से जीते उसी सीट को रखने पर विचार की बात कही जा रही है। रायबरेली में ज्यादा वोट मिले इसलिए रायबरेली चुन सकते हैं समीर। बिल्कुल, और रायबरेली छोड़ने पर यूपी में गलत संदेश जाने का डर है। और यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हासिल हुई है, इसलिए मैसेज नहीं देना चाह रहा होगा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए, यह खबर भी सामने आ रही है। 1999 में सोनिया गांधी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। तब सोनिया गांधी रायबरेली और बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी थी। रवि, बिल्कुल, कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, राहुल गांधी ने तो कहा अपने मैसेज में कि वो दोनों सीट से रहना चाहते हैं सांसद, लेकिन ये संभव नहीं है टेक्निकली। तो ऐसे में क्या यही सिचुएशन बन रही है कि प्रियंका वायनाड से और रायबरेली से राहुल मेंटेन रहेंगे? देखिए, एक त्रुटि सुधार कर लें। 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी और अमेठी से चुनाव जीती थी और अमेठी से ज्यादा वोटों से जीती थी, तो उन्होंने अमेठी को अपने पास रखा था और बेल्लारी को छोड़ दिया था। ऐसे ही 2024 में सूत्रों का एक कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से ज्यादा वोटों से, अमेठी से तकरीबन 3,90,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और गांधी परिवार की परंपरागत सीट की बात है। सोनिया गांधी ने अपनी विरासत राहुल गांधी को सौंपी है। 1921 से माफ कीजिएगा 1921 से लेकर 2024 तक के रिश्ते का हवाला दिया है गांधी परिवार ने। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, तो राहुल गांधी उसको देखते हुए रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और माना जा रहा है कि वायनाड को वो छोड़ेंगे। और जब पारिवारिक रिश्ते की वो बात करेंगे तो ऐसे में प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर है। चलिए देखना होगा कि ये जो खबरें आ रही हैं इस पर आखिरकार मोहर कब लगती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी।